बहुत संभव है काफी कुछ आपको पता होगा मुकेश के बारे में, तो मैं उसे फिर से दोहराता हूँ कि बताऊं कि जो जिस व्यक्ति को हमने खो दिया है, जिस साथी को, जिस सहकर्मी को हमने खोया है, वो आखिर कौन था, क्या कर रहा है। मुकेश का जन्म बीजापुर जिले के बासागुड़ा गांव में हुआ था। बासागुड़ा अगर आपको पता हो तो एक समय वो नक्सलियों का बहुत भीषण इलाका हुआ करता था, और बासागुड़ा वो जगह है जहां 2012 की जून में जहां सिक्योरिटी फोर्सेस के एक एनकाउंटर में 17 निर्दोष आदिवासी मारे गए थे, और वो ऐसी वहां उस जगह पैदा हुई। और जब उनका जन्म था वो नक्सलियों के आगमन के बस्तर में आगामी वर्ष थे जब मुकेश का वहां जन्म हुआ था। उसके कुछ समय बाद जब मुकेश की उम्र बहुत कम थी, उनके पिता का वहां देहांत हो गया, और फिर उसके कुछ ही समय बाद जो अपने अर्ली टीन्स में थे मुकेश का परिवार बहुत ही भीषण सलवा जुडम की हिंसा में घिर गया। आप कल्पना कीजिए, एक बच्चा जब जंगल की दुनिया में अपनी निगाह, अपनी दृष्टि को देखना शुरू कर रहा है, आसपास की दुनिया को, वो सलवा जुडम की हिंसा से विस्थापित हो जाता है। तो मुकेश बहुत कम उम्र में सलवा जुडम के दौरान विस्थापित हुए, और वो अपनी माँ और अपने भाई के साथ एक शरणार्थी कैंप में जाकर रहने लगे। ये मुकेश के आरंभिक दिन है। उनका जीवन लेकिन वहीं तक नहीं सिमटा। उसके बाद एक और विस्थापन हुआ और मुकेश का परिवार एक दूसरे रेफ्यूजी कैंप में जाकर रहने लगा। ये मुकेश के आप देखिए कि ये किस तरह से द मेकिंग ऑफ अ जर्नलिस्ट, द मेकिंग ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, शुरू के 17-18 साल वो कितनी गहरी त्रासदी में बीत रहे हैं। और ये वो समय है जब इर्द गिर्द भीषण युद्ध छिड़ा हुआ है भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस और नक्सलियों के बीच में, जिसमें मुकेश जैसे कई सारे परिवार पिस रहे हैं। इसी दौरान कुछ एक साल बाद जब मुकेश की उम्र फिर से बहुत कम है, तो ज्यादा नहीं है, मुकेश की माँ का भी देहांत हो जाता है कैंसर से। ऐसी स्थिति में आप कल्पना कीजिए कितना मुश्किल रहा होगा किसी करियर जैसी चीज के बारे में सोच पाना। लेकिन उस व्यक्ति के अंदर एक जज्बा था कि उन्हें लगा कि अगर मैं शायद कुछ कर सकता हूँ तो यहाँ की कहानियां, यहाँ की खबरें, इस जंगल के बारे में दुनिया को बता सकता हूँ। वहां से मुकेश के भीतर वो पैशन शुरू होता है। करीब 10 बरस मुकेश ने फ्रीलांस जर्नलिज्म की, रायपुर और दिल्ली के कुछ अखबारों, कुछ चैनल के लिए चिट्ठू लिखा करते थे, जहां अक्सर उनके साथ होता था, जो आप सभी लोगों को पता है, उनकी बाईलाइन अक्सर लोग चुरा लिया करते थे। ये इतनी त्रासदी है छोटी जगहों के रिपोर्टर्स के लिए कि उनका काम होता है, इनपुट्स उनके होते हैं, वीडियोस उनके होते हैं, और उस वीडियो को, उस इनपुट को बड़े शहरों के राजधानी के पत्रकार उसको ट्वीट करके उसका अपना नाम कमा देते हैं। आप जानते हैं कि वो वीडियो वो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करते हैं गुड फेथ के साथ, लेकिन उस वीडियो को यहाँ बैठा कोई इन्फ्लुएंसर अपने हैंडल से शेयर करता है, वो अचानक से भयंकर रूप से वायरल हो जाता है, और हमें नहीं मालूम पड़ पाता कि आखिर वो वीडियो आया कहां से था। वो वीडियो, वो जानकारी, वो सूचना मुकेश जैसे पत्रकार लाया करते थे। 10 बरस तक इस त्रासदी को झेलने के बाद कि जब वो लगातार देख रहे हैं कि मेरी आवाज की कहीं कोई वैल्यू नहीं है, तो मुकेश को लगा कि अब मुझे अपना यूट्यूब चैनल शुरू कर देना चाहिए। और ऐसे में मुकेश ने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया, जिसे आप देख सकते हैं, शायद आपने देखा भी होगा, जिसका नाम है बस्तर जंक्शन। वो समय था जब बस्तर में, थोड़ा सा इसलिए बता रहा हूं आपको कि 2021-22 के आसपास बस्तर के कई सारे स्थानीय पत्रकारों को लगा कि यूट्यूब ने उन्हें वह माध्यम दे दिया है जिसके जरिए वे रायपुर और दिल्ली के आकाओं को एकदम बाईपास करके अपने दर्शक के साथ सीधा संवाद कर सकते हैं। यहां से मुकेश की पत्रकारिता की एक सेकंड जर्नी, या कहे तो एक सेकंड इनिंग शुरू होती है, जहां से वे कहीं अधिक चर्चित हो जाते हैं। उनका चेहरा हम में से कई लोग जानने पहचानने लगते हैं। ये उनका दूसरी इनिंग। इस दूसरी इनिंग में उनके साथ लेकिन कई सारी समस्याएं भी हो जाती हैं, क्योंकि जितने वो चर्चित होते जाते हैं उतना ही उन पर स्थानीय पुलिस प्रशासन इत्यादि का दबाव आ जाता है। मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा। 2024 अगस्त में, यानी पिछले साल, मैंने मुकेश और एक और पत्रकार है बस्तर के, जिसका नाम है राजा राठौर, उनसे मैंने अपने यहाँ दवायर हिंदी में मैंने खबर कमीशन करवाई थी। वो खबर उन्होंने करी। खबर थी कि बस्तर के 4 पत्रकारों को पुलिस ने जेल में डाल दिया था ड्रग्स के आरोप में, और उन लोगों ने, दोनों पत्रकारों ने, मुकेश और राजा ने एस्टेब्लिश किया था कि किस तरह से पूरा एविडेंस, ये पूरा का पूरा प्लांट किया गया है, पुलिस ने फंसाया गया है। तो जब हमने ये खबर करी, अगले दिन मुकेश का एक डरते हुए मेरे पास फोन आता है कि दादा कुछ हुआ तो नहीं ना, ये क्या हुआ?
उन्होंने बताया कि पुलिस अधिकारी ने, छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने उन्हें मैसेज भेजा है जिसकी टोन स्वाभाविक रूप से डिसअप्रूविंग टोन थी। मुकेश ने मुझे वो स्क्रीनशॉट भेजा जो आज भी मेरे पास है। तो ये दैनिक स्तर पर वो व्यक्ति ऐसी धमकियां झेल रहा था। तो जो पिछले हफ्ते हुआ है उनके साथ, ये सिर्फ उस धमकियों का, उन परिस्थितियों का परिणाम था जो मुकेश या कई अन्य साथियों झेलते हैं। मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोग संपर्क में हैं बस्तर के साथियों से। मैं आपको बता सकता हूँ आज की तारीख में बस्तर का पत्रकार बहुत ही निरीह और नियत्था महसूस कर रहा है, डिफेंसलेस एंड वल्नरेबल। उसको लगता है कि उसे कहीं भी उठा लिया जा सकता है। यहाँ एक बात और यहाँ कहना चाहूंगा, कुछ एक साथी ऐसे भी हैं जो कि बस्तर के स्थानीय पत्रकारों पर, एक उनकी इंटेग्रिटी पर कुछ डाउट्स कर रहे हैं। किसी ने मुझसे एक दिन अभी मुझसे कल ही कहा किसी ने कि आखिर वो ठेकेदार के घर गए क्यों थे। हाँ, आपको पता होगा कि ठेकेदार के घर में उनकी बॉडी पाई गई। तो एक तरह से ये बताया जा रहा है कि पत्रकारों का दामन उतना उजला नहीं था जितना कि हम कुछ लोग प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन छोटी जगहों पर यू कैन नॉट हैव दोज स्टैंडर्ड दैट यू हैव इन दिल्ली। वहां जर्नलिज्म बहुत डिफिकल्ट है। आपको इतनी चाकू की नोक पर, तलवार की धार पर चलकर आपको पत्रकारिता करनी पड़ती है।